हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 2 का जो टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसको कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम लोग देखेंगे क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी जब फॉर्म हो रही होती है उस वक्त ये डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और बिना इस डॉक्यूमेंट के कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है। इतना हमें पता था और हम लोग बाकी के भी कुछ पॉइंट्स देखे थे अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज हम लोग देखेंगे ये जो डॉक्यूमेंट है जो इतना इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर क्या क्या कॉन्टेंट्स रहता है या क्या क्या क्लॉजेस रहता है। ठीक है, क्यों ये डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी से रिलेटेड क्या क्लॉजेस रहते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला क्लॉज है नेम क्लॉज, फिर है रजिस्टर्ड ऑफिस और सिचुएशन क्लॉज, देन ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड लास्ट है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे सारे क्लॉजेस के बारे। पहला है नेम क्लॉज। तो जैसा कि इसमें नाम ही दिखा रहा है, जैसा ये नेम क्लॉज का कह रहा है नेम, मतलब इस क्लॉज में कंपनी का नाम रहता है। और हम लोग को ये पता है, ये कॉर्पोरेट लॉ हम लोग जब स्टार्ट किए हैं स्टार्टिंग में ही हम लोग को ये समझ में आ गया है कि कंपनी क्या है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, उसका एक अपना लीगल पर्सनालिटी होता है इन द आईज ऑफ द लॉ। सो ऑब्वियस बात है उसका अपना नाम होना चाहिए जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके लोग उसको। ठीक है, कंपनीज का अपना नाम रहता है, जैसे हम लोग को भी पता है रिलायंस कंपनी है, उसका एक सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी का नाम होता है। आगे है हाउएवर द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय द कंपनी एज पर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो रूल्स है कंपनी से रिलेटेड वो है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये रूल्स है नेम से रिलेटेड, नेम क्लॉज से रिलेटेड। ये पहला क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ये डॉक्यूमेंट में पहला क्लॉज है नेम क्लॉज और उसमें देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पे है लास्ट वर्ड इन द नेम। तो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो कंपनी में लास्ट वर्ड रहेगा लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट वर्ड रहेगा उस कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल XYZ अगर कोई कंपनी है तो अगर ये पब्लिक कंपनी है तो रहेगा XYZ लिमिटेड, अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो रहेगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये सिंपल था, ये दो चीज इजीली याद हो जाएगा। फिर है रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन नेम्स। तो ये जो नाम रखते हैं कंपनी का उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहता है, यानी कि कुछ कुछ ऐसा चीज है जो अलाउड नहीं रहता है। तो अगर कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, कोई कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, तो जो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है आप उसका नाम नहीं ले सकते या उससे मिलता जुलता नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी है सपोज Amazon है तो आप अपने कंपनी का नाम Amazon नहीं रख सकते या उससे रिलेटेड नाम नहीं रख सकते हैं। इतना क्लियर है? अगर उससे रिलेटेड नाम मतलब सपोज कोई कंपनी है जिसका नाम है नेशनल लॉजिस्टिक सपोर्ट लिमिटेड, नेशनल लॉजिस्टिक सपोर्ट लिमिटेड, तो आप अपने कंपनी का नाम ये नहीं रख सकते हैं नेशनल लॉजिस्टिकल सपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, बस लॉजिस्टिकल लगा दिए, पहला कंपनी का नाम तो लॉजिस्टिक, आप लॉजिस्टिकल लगा दिए तो ये भी नहीं अलाउड है क्योंकि ये आइडेंटिकल है, रिसेंबल करता है जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट में। कंपनीज एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर्ड है उस कंपनी का नाम आप नहीं ले सकते हैं। और आगे है द नेम शैल नॉट बी सच दैट इट्स यूज बाय द कंपनी विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। तो कोई भी नाम ऐसा नहीं रहना चाहिए जो ऑफेंस हो, जो ऑफेंसिव हो, या फिर कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो अनडिजायरेबल हो इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
आगे है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वर्ड और एक्सप्रेशन कंटेनिंग इन अ नेम। तो अगर कोई ऐसा नाम है जो वर्ड या फिर एक्सप्रेशन, कंपनी का जो ऐसा वर्ड या फिर एक्सप्रेशन है जो ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि कंपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, मतलब कंपनी का कुछ रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर ऐसा इंप्रेशन दे रहा है वो कंपनी का नाम। आगे है विच कंटेन्स सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो ऐसा वर्ड कंटेन कर रहा है, वो कंपनी का जो नाम है उसमें ऐसा वर्ड है जो प्रिस्क्राइब्ड है रूल 8 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 में। उसमें क्या है, प्रिस्क्राइब्स दैट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कॉम्बिनेशंस देयरऑफ शैल नॉट बी यूज्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन obtained for the use of such word। तो इस पैराग्राफ का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई कंपनी ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन यूज कर रहा है अपने नाम पे जो ऐसा इंप्रेशन दे रहा है, वो नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो कंपनी जो है वो रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उस केस में वो जो नाम है वो कंपनी वो नाम तभी यूज कर सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, अलाउ करेगा वो नाम यूज करने के लिए। अब ये नाम किस तरीके का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रिस्क्राइब है रूल 8 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 में। तो नाम जैसे हो गया आपका राष्ट्रपति, कोई कंपनी में ऐसा नाम है राष्ट्रपति है या फिर अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट, रिपब्लिक, डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, नेशन, गवर्नर, पंचायत, इस तरीके का जो नाम है, ये नाम अगर कोई कंपनी यूज करेगा तो सुनकर क्या लग रहा है, सुनकर लगेगा कि ये कंपनी जो है रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये कंपनी नहीं यूज कर सकती है ऐसा नाम। अगर उसको करना है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कंपनी कोई ऐसा नाम यूज करना चाहती है जो ये शो कर रहा है कि कंपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उसके लिए उस कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वरना ऐसा कोई भी वर्ड वो यूज नहीं कर सकती है कोई भी कंपनी जो ऐसा शो करे, ऐसा इंप्रेशन दे कि वो कंपनी कनेक्टेड है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर है ये नाम को रिजर्व कैसे करते हैं, रिजर्वेशन ऑफ अ नेम। नाम डिसाइड हो जाएगा, ये सारा जो भी उसका रिस्ट्रिक्शंस है, अगर अप्रूवल है, वो सब चीज हो जाएगा, नाम सही है, तो उस केस में नाम को रिजर्व करने के लिए एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। अ पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है उस तरीके से एप्लीकेशन बनाना है, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है वो देना है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या फिर ROC भी कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन और प्रिस्क्राइब्ड फी जो है वो देना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ अ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन। तो जो भी नाम है कंपनी का जो रखा गया है, जो सारा ये जो रूल्स हम लोग अभी पढ़े हैं वो सारा फॉलो करके वो कंपनी का नाम रखा गया है, तो उसके बाद वो कंपनी का नाम को रिजर्व किया जाएगा और उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी टू द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस और सिचुएशन क्लॉज। तो हमने जो पहला क्लॉज था नेम क्लॉज, उसमें हमने देखा कि कंपनी का नाम कंपनी के नेम से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस था, और कैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है उसमें कंपनी का नाम मेंशन्ड रहता है। तो उसी तरीके से ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और सिचुएशन क्लॉज है, तो जैसा कि नाम है वही है यहाँ पे भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है वो मेंशन्ड रहता है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है वो मेंशन्ड रहता है, और ये जरूरी नहीं है, इनफैक्ट मेमोरेंडम में कंपनी का एड्रेस, पूरा एड्रेस नहीं मेंशन रहता है, उसमें बस स्टेट ही मेंशन रहता है, वही सफिशिएंट रहता है, पूरा डिटेल एड्रेस वो नहीं दिया रहता है, स्टेट ही सफिशिएंट रहता है। स्टेट जैसे अगर कंपनी झारखंड में है सिचुएटेड तो झारखंड रहेगा, बिहार है,
कर्नाटका में है तो कर्नाटका मेंशन रहेगा। तो इस तरीके से जो कंपनी जिस स्टेट में सिचुएटेड है वो स्टेट दिया रहता है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ रूल्स है रिगार्डिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस। पहला है पीरियड अलाउड। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के 30 डेज तक टाइम रहता है कंपनी के पास। विद इन 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो केपेबल होना चाहिए ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल द कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस एज मे बी एड्रेस्ड टू इट। मतलब कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका जो एड्रेस है, जो स्टेट है, वो मेंशन किया हुआ है उसमें, और 30 डेज के बाद तक उसके पास टाइम है कि ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसको केपेबल करे कंपनी कि वो अपना बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करे। फिर है फर्निशिंग वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर नोटिस सेंड कर देना है टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। यहाँ पे भी 30 डेज का टाइम है, उसके इनकॉर्पोरेशन होने के 30 डेज तक के अंदर अंदर उसको जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उस फॉर्म में रजिस्ट्रार को वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स या फिर नोटिस सेंड कर देना है। फिर है डिस्प्ले एंड प्रिंटिंग ऑफ नेम एंड एड्रेस। तो कंपनी का नाम है पता चल गया, कंपनी का क्या एड्रेस है वो पता चल गया, वो अब मेंशन रहेगा, डिस्प्ले करना रहेगा आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस, इनग्रेव्ड ऑन सील। जो सील है कंपनी का उसमें इनग्रेव्ड रहेगा कंपनी का नाम, एड्रेस। फिर है ऑन ऑफिशियल स्टेशनरी एंड पब्लिकेशंस, कंपनी का नाम, एड्रेस, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, फिर उसका जो टेलीफोन नंबर है, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस, ये सारा मेंशन रहेगा कंपनी का जो भी नोटिस है, बिजनेस लेटर्स है उसमें। फिर है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब में भी, और बाकी का जो भी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, डिटेल्स मेंशन रहेगा। 1% कंपनी, अगर कंपनी ओपीसी है, 1% कंपनी है, तो वहां पे भी ये मेंशन रहेगा कि कंपनी जो है 1% कंपनी है, वो स्टैंप में, सील में, या जहां पे भी डिस्प्ले किया जा रहा है, सो दैट जो बाकी के लोग हैं, आउटसाइडर्स है, उसको पता चले कि कंपनी जो है ये 1% कंपनी है, उसका ये नाम है, यहाँ पे सिचुएटेड है वो कंपनी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो रहता है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एम्स है, कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी का क्या इंटेंशन रहता है, वो किस डेस्टिनेशन में रीच करना चाहता है, कंपनी का क्या बेसिकली मोटिव रहता है, वो दिया रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में। यहाँ पे कहा जा रहा है इट अनफोल्ड्स द गोल्स दैट अ कंपनी वांट्स टू अचीव एंड द डेस्टिनेशन वेयर इट इंटेंड्स टू रीच। This clause defines those purposes, courses and businesses into which the share capital of the company shall be channeled. तो कंपनी का क्या एम है, क्या मोटो है, क्या गोल है, वो दिया रहता है इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, वेयर इट शैल बी चैनल्ड। It protects the investors who learn from it the purpose to which their money can be applied. तो since मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट्स क्लॉज रहता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स दिया रहता है, तो जो इन्वेस्टर्स है, जो आउटसाइडर्स है, जो चाहते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करना, उन लोग भी ऑब्वियसली पढ़ते हैं ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है उसको, तो उन लोग को भी पता रहता है कि उनका मनी कहाँ पे जा रहा है, किस कंपनी को जा रहा है, और ये कंपनी का क्या पर्पस है, और ये कंपनी ये मनी जो है वो कहाँ पे अप्लाई करेगी। तो ये आइडिया इन्वेस्टर्स को भी हो जाता है इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। आगे इट इंश्योर्स दैट देयर मनी शैल नॉट बी रिस्क्ड इन एनी अदर अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड पर्पसेस और ट्रेड्स। तो कंपनी ऑब्वियसली वही सारा काम करती है जो मेमोरेंडम में दिया रहता है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स दिया रहेगा उसी को कंपनी फॉलो करेगी, ठीक है, उसी रूल्स पे वो आगे बढ़ेगी। तो ऑब्वियस बात है, अगर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करे उन लोगों को पता रहेगा कंपनी का क्या इंटेंशन है, कंपनी का क्या मोटिव है, क्या गोल्स है, तो उन लोग को इससे ये पता चल जाएगा कि उनका जो मनी है वो रिस्क पे नहीं जाएगा और कोई भी ऐसा अननोन या अनएक्सपेक्टेड पर्पस के लिए नहीं यूज करेगा ये कंपनी, क्योंकि कंपनी का ये इंटेंशन है, ये एम है, ये पता रहेगा इन्वेस्टर्स को भी।
इसीलिए कहा जा रहा है इट प्रोटेक्ट्स द क्रेडिटर्स एंड अदर पर्सन्स who deal with the company as they can infer यानी कि वो जान सकते हैं, वो उनको पता चल सकता है ये मेमोरेंडम से कि किस एक्सटेंट तक वो कंपनी का पावर है, कंपनी का क्या स्कोप है, मतलब कंपनी कहां तक जा सकती है। फिर है इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स क्लॉज इंडिकेट्स द परमिटेड रेंज, कंपनी का क्या रेंज है, क्या एरिया है ऑफ कंपनीज plans of actions and business projects or operations. It shows the confines, limits और borders, मतलब बॉर्डर, कंपनी का क्या बॉर्डर है विद इन विच द कंपनी हैज टू कीप इटसेल्फ, मतलब कंपनी को उस बॉर्डर के विद इन ही रहना है, उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती है। जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है उतना तक ही कंपनी को काम करना है, उससे आगे कंपनी उसके बियॉन्ड एक्सीड नहीं कर सकती है। जो लिमिट है उतना तक ही कंपनी को वर्क करना है, अपने ऑपरेशंस को चलाना है। Objects clause defines and establishes the scope of the authority and constitutional powers of the company. तो वही है कंपनी का क्या अथॉरिटी है, कंपनी का स्कोप ऑफ अथॉरिटी, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स which enables the stakeholders as well as the outsiders or general public to understand the extent of company's power to do or not to do something. तो इससे बाकी के लोग जो है स्टेक होल्डर्स, आउटसाइडर्स, जनरल पब्लिक, उन लोगों को पता चल जाता है कि कंपनी का क्या एक्सटेंट है। और अगर कंपनी जो दिया हुआ है मेमोरेंडम में, जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो मेंशन्ड है, उसके बियॉन्ड कंपनी कुछ काम किया, उन कंपनी का जो पावर है, जो स्कोप ऑफ अथॉरिटी है, उसके बियॉन्ड इफ कंपनी कोई एक्ट किया, एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स कन्फर्ड बाय द मेमोरेंडम, यानी कि जो मेमोरेंडम में दिया हुआ है उससे ज्यादा कंपनी कुछ काम किया या उसके अगेंस्ट कंपनी कुछ काम किया, कुछ एक्ट किया, then it will be ultra virus. A company is free to choose its objects, but the objects should not be legal. ठीक है, तो अगर कंपनी बियॉन्ड इट्स पावर गया तो वो अल्ट्रा वायरस होगा। अल्ट्रा वायरस क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अल्ट्रा वायरस होगा। एंड कंपनी जो है, ऑब्वियसली कंपनी फ्री रहता है कि वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो खुद डिफाइन करे। कंपनी फ्री है इस चीज के लिए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए एंड ऑल्सो अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्टिव कंपनी बनाता है वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी एंड कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। एंड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी को फॉलो करना है, उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकता। अगर जाएगा देन इट विल बी अल्ट्रा वायरस एक्ट। नेक्स्ट क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज। तो कंपनी का मेमोरेंडम में लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर ये दिया रहता है कि कंपनी का लाइबिलिटी क्या है। हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज जब पढ़ रहे थे उसका फर्स्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। उसमें हम देखे थे 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज थे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। उसमें हमने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज थे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तो लाइबिलिटी क्लॉज में यही दिया रहता है कि वेदर द कंपनी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। इफ द कंपनी इज लिमिटेड देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। तो आई होप आप लोग को याद होगा कि क्या है ये, इसके बारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो वापस से वो क्लास अटेंड करिएगा। टाइप्स ऑफ कंपनीज का पहला वीडियो जो था उसमें दिया था कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। उसमें ये 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो एक बार लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में मैं आपको क्विकली करा देती हूँ रिवाइज। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, सपोज कोई पर्सन जो है उसके पास 1000 शेयर्स है और जिसका फेस वैल्यू है ₹10। ठीक है, और ये पर्सन ने ₹7 पे कर दिया है, पेड अमाउंट है ₹7। तो 7000 शेयर्स पेड है। अब आपका अनपेड अमाउंट क्या है, अनपेड अमाउंट है ₹3000। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है,
लिमिटेड बाय शेयर्स में होता है द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड। हमने यहाँ पे वही देखा, उसका लाइबिलिटी है ₹3000 जो कि है अनपेड अमाउंट। ये है पेड अमाउंट। और लिमिटेड बाय गारंटी में उतना ही होता है जितना मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट, यानी कि जो मेंबर है वो जितना गारंटी देता है कि वो इतना अमाउंट देगा एट द टाइम जब कंपनी वाइंड अप होगी, तो उसका जितना गारंटी है उतने तक ही उसका लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगा। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज। द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल स्टेट इन द केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज के अंदर दिया रहता है कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दिया रहेगा जिससे जितने अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल से कंपनी रजिस्टर हो रही है, और दिया रहेगा डिविजन देयर ऑफ इनटू शेयर्स, मतलब वो जो शेयर कैपिटल है उसका शेयर्स में कितना डिविजन है of a fixed amount, and amount क्या है, and the number of shares which the subscribers to the memorandum agree to subscribe shall not be less than 1 share। तो जो सब्सक्राइबर्स है जो शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे उन लोगों को कम से कम 1 शेयर सब्सक्राइब करना है, उससे कम दे कैन नॉट सब्सक्राइब। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड दिया रहता है, एंड द डिविजन देयर ऑफ। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया रहेगा मेमोरेंडम में अंडर द कैपिटल क्लॉज कि द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹5 लाख। ये अमाउंट दिया हुआ है शेयर कैपिटल का, अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। ये जो अमाउंट है इसको कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी कह सकते हैं, या फिर नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी कह सकते हैं। अब दिया रहेगा, आगे दिया गया है इसका डिविजन दिया रहेगा, तो है कि द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 5000 शेयर्स, और दिया है ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹100 ईच। तो इस तरीके से दिया रहेगा कंपनी का शेयर कैपिटल, उसका डिविजन एंड ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट जो अमाउंट है। फिर है द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड ऑपोजिट हिज नेम। तो यहाँ पे दिया रहेगा कि जो सब्सक्राइबर्स है, जो नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं उन लोगों का नाम भी दिया रहेगा कि इस सब्सक्राइबर ने इतना नंबर ऑफ शेयर्स लिया है, और उनका नाम भी मेंशन रहेगा ऑपोजिट हिज नेम। यहाँ लिखा हुआ इंडिकेटेड ऑपोजिट हिज नेम, मतलब जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है वो दिया हुआ रहेगा कि इस सब्सक्राइबर ने सो एंड सो सब्सक्राइबर ने इतने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, द नंबर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो यहाँ पे भी जैसा नाम है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन, तो इस क्लॉज के अंदर भी जितने मेंबर्स है जो एसोसिएटेड है कंपनी से, मतलब जो मेंबर्स बेसिकली कंपनी के मेंबर्स है जिन लोग सब्सक्राइब किए शेयर्स को, उन लोगों का नाम दिया रहता है इस क्लॉज में। तो यहाँ पे है अंडर दिस क्लॉज द मेमोरेंडम ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज साइन बाय एटलीस्ट 7%। तो हम लोग को पता है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं 7। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके मेमोरेंडम में इस क्लॉज के अंदर वो 7 पर्सन्स उनका सिग्नेचर रहना चाहिए, एंड दैट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी बाय एटलीस्ट 2 पर्सन्स। तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के मेमोरेंडम में अंडर दिस क्लॉज 2 लोगों का सिग्नेचर रहेगा। आगे है दीज पर्सन्स आर कॉल्ड सब्सक्राइबर्स। तो ये लोग जो है पब्लिक कंपनी में 7 पर्सन्स, प्राइवेट में 2 पर्सन्स, इन लोग सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं जिन लोग शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, एंड उन लोग का नाम और एड्रेस मेंशन्ड रहता है इस क्लॉज में। आगे है दिस क्लॉज स्टेट्स देयर इंटेंशन दैट दे आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी in pursuance of this memorandum of association,
and are willing to take the number of shares in the capital of the company set against their respective name। तो यहाँ पे उन लोग का इंटेंशन भी दिया रहता है, यहाँ पे इस क्लॉज में उन लोग का इंटेंशन भी स्टेटेड रहता है, मेंशन किया रहता है कि ये जो मेंबर्स है उन लोग खुद चाहते हैं कि ये कंपनी फॉर्म हो एंड उन लोग खुद, उनका खुद की मर्जी है एंड दे आर विलिंग टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स in the capital of the company set against their respective names। तो हमने पहले वाले क्लॉज में देखा कि जितने भी सब्सक्राइबर्स है, जिन लोग शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, उन लोग का नाम दिया रहता है, ठीक है। ये नाम दिया रहेगा मेंबर्स का, उसके अगेंस्ट में दिया रहेगा कि उन लोग कितना नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है, विलिंग टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव नेम्स। नेक्स्ट है ईच सब्सक्राइबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल टेक एट लीस्ट 1 शेयर। तो यहाँ पे हर एक सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना है। ईच विटनेस अटेस्ट द सिग्नेचर ऑफ 1 सब्सक्राइबर। तो एक विटनेस रहता है हर एक सब्सक्राइबर का, तो उन लोग को भी अटेस्ट करना होगा, अपना सिग्नेचर देना होगा। सच अ विटनेस कैन नॉट बी एनी ऑफ द सब्सक्राइबर्स। तो अगर इसका क्या मतलब है, अगर 7 सब्सक्राइबर्स है पब्लिक कंपनी के, तो ये सातों के अलग अलग कोई होंगे विटनेस। ये नहीं कि ये सातों में से ही कोई एक दूसरे के विटनेस बन रहे हैं, नहीं, वो बाकी कोई और 7 पीपल होंगे जो इस 7 सब्सक्राइबर्स में से नहीं है। वही कहा गया है, सच अ विटनेस कैन नॉट बी एनी ऑफ द सब्सक्राइबर्स। सो क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम को। तो ये क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको ये 7 क्लॉजेस याद करना है, इसके अंदर क्या है आप समझ जाइए, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेम क्लॉज में क्या होता है, नेम क्लॉज जैसा नाम है, उसमें कंपनी का नेम दिया रहता है, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम दिया रहता है, और ये नाम जो है, अगर पब्लिक कंपनी है तो लास्ट वर्ड रहेगा लिमिटेड, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट वर्ड रहेगा प्राइवेट लिमिटेड। और कुछ रूल्स है ये नाम रखने के लिए। सबसे पहला तो ये नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है अंडर कंपनीज एक्ट, वो कंपनी का नाम नहीं लेना है, इसमें रिसेंबल मिलता जुलता नाम नहीं लेना है। और दूसरा ये है कि नाम ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, नाम लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ऑफेंसिव हो या सुनने में अच्छा नहीं हो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड नाम लिया जा रहा है, मतलब अगर कोई कंपनी का ऐसा नाम है दिया जा रहा है जो ऐसा लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एल्स ऐसा नाम नहीं रख सकते हैं जो ऐसा लगे कि ये जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर है रजिस्टर्ड ऑफिस और सिचुएशन क्लॉज। तो इसमें भी जैसा नाम है, यहाँ पे ये दिया रहता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के 30 डेज बाद तक रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनलाइज कर लेना है, कहाँ पे है रजिस्टर्ड ऑफिस, और उसका जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो कैरी आउट कर स्टार्ट हो जाना है विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के 30 डेज तक। और दूसरा बात यह है कि वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देना है टू द रजिस्ट्रार, इसका भी वैलिडिटी है 30 डेज। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के 30 डेज तक, विद इन 30 डेज जो वेरिफिकेशन है, नोटिस है, वो भेज देना है टू द रजिस्ट्रार, और ये वेरीफाई कर लेना है कि जो कंपनी है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। फिर है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट्स क्लॉज भी यहाँ पे जैसे नाम है ऑब्जेक्ट्स, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का क्या एम है, क्या गोल है, कंपनी रजिस्टर हुई है किस पर्पस के लिए, किस इंटेंशन के लिए, ये दिया रहता है मेमोरेंडम में। और यही देखकर जो इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, या बाकी के आउटसाइडर्स है, उन लोग यही देखकर अपना मनी को कंपनी में लगाते हैं, और उन्हें पता रहता है कि कंपनी का क्या एरिया है, मतलब कंपनी उनका मनी इसी एरिया में लगाएगी, कोई अनएक्सपेक्टेड एरिया में नहीं लगाएगी, रिस्क नहीं करेगी उनका मनी को। जहां भी कंपनी पैसा लगाएगी वो उन लोग को पता रहेगा, क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मेंशन्ड रहेगा मेमोरेंडम में, और ये सभी को जो कंपनी से एसोसिएटेड है उन लोग के पास राइट है कि मेमोरेंडम को उन लोग देखें। फिर है लाइबिलिटी क्लॉज। तो यहाँ पे कंपनी का जो लाइबिलिटी है, लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है, वो दिया रहता है। कैपिटल क्लॉज, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दिया रहता है विद द डिविजन ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, और साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर्स है
उनके नाम के अगेंस्ट भी दिया रहता है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स को वो सब्सक्राइब किए हैं। फिर है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। यहाँ पे अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम एटलीस्ट 7 मेंबर्स का सिग्नेचर रहता है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स का सिग्नेचर रहता है, और साथ ही साथ जो विटनेस है उनका सिग्नेचर रहता है, वो अटेस्ट करते हैं इस चीज को। और उसके बाद इन लोग का डिक्लेरेशन भी रहता है कि जो सब्सक्राइबर्स है, यानी कि जो 7 मेंबर्स है, एटलीस्ट 7 मेंबर्स इन द पब्लिक कंपनी, एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी, इन लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि इन लोग विलिंगली ये कंपनी जो है वो रजिस्टर होगी, कंपनी रजिस्टर हो रही है इन लोग की इच्छा से, एंड इन लोग विलिंगली खुद ही चाहते हैं इतने नंबर्स ऑफ शेयर्स को सब्सक्राइब करना। तो ये दिया रहता है इस क्लॉज में। तो ये बस छोटा सा समरी था सब चीज के लिए, ये क्विक रिविजन था। ये बिल्कुल भी इजी है, टफ नहीं है। आप लोग को बस 6 पॉइंट्स याद रखना है, अंदर क्या है वो आप लोग समझ जाइए, आ जाएगा। और कीवर्ड्स याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।